हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम ओपन हो चुका है एंड अभी इसका करेंटली फेज 1 चल रहा है यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है एंड जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, दोनों के लिए मैं आज कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है एंड जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए भी काफ़ी सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एंड मैं बता दूं कि ये सारे डाउट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से उठाए। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले स्टोरी डाली थी कि आपको जो भी डाउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से, वहां पे आप मुझे पूछ लो एंड मैं एक वीडियो में सारी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप फॉलो कर दो। एंड मैं ऐसे ही रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ डाउट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, स्कोर कार्ड से रिलेटेड, CUT के रिजल्ट से रिलेटेड, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं हम। तो आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला एंड सबसे कॉमन डाउट, व्हेन टू फिल द फॉर्म, आफ्टर रिजल्ट्स और बिफोर रिजल्ट्स, यानी कि CUET के रिजल्ट के बाद फिल करना है या फिर CUET के रिजल्ट से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि CUET का जैसे ही स्कोर कार्ड यानी कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद से सीजन 2 यानी कि फेज 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आप प्रेफरेंस भर रहे होते हो अपने कॉलेज के लिए। फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप अपना फॉर्म फिल कर दो। फेज 1 चल रहा है, फेज 1 में फॉर्म फिल कर दो, वरना जैसे ही आप लगभग आपका 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में आंसर की आने वाला है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि उसके आने से पहले फिल कर दो, वरना आप बहुत पैनिक करोगे कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये करना है, वो करना है, तो बहुत ज़्यादा आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं कहता हूं अभी कूल माइंड से अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो देखो यार, ऑफिशियली अभी तक कोई भी लास्ट डेट नहीं बताया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू कि कोई भी लास्ट डेट क्या है, फेज 1 की क्या है, फेज 2 कब स्टार्ट होगा, कुछ भी ऐसा नहीं आया है। तो मैं कह रहा हूं वही कि 15 से 20 तारीख के बीच में आपका, क्योंकि आंसर की आने वाला है, आंसर की आपका 15 से 20 के बीच में आएगा, तो 15 तारीख से पहले सभी के सभी फॉर्म फिल कर दो ताकि आपका दिमाग शांत रहे कि चलो यार मैंने फिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, CSAS में करेक्शन विंडो ओपन होती है क्या? नहीं। फेज 1 में जितना भी आपने रजिस्टर कर दिया तो उसके लिए क्या आप चेंज कर सकते हो आगे जाकर या नहीं कर सकते? तो करेक्शन विंडो का सिंपल ये मतलब होता है कि जो जिसने भी ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है तो उसको एक मौका मिलता है कि आप अपने जो भी आपने फिल करा है उसको चेंज कर सको, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो ये ओपन हुआ था, करेक्शन विंडो होता है CSAS में, लास्ट ईयर था। इस बार मुझे कोई प्रोविजन दिखा नहीं CSAS में करेक्शन विंडो से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस में तो नहीं था, बट हो सकता है कि इस बार भी करेक्शन विंडो आए लास्ट ईयर की तरह। तो आई थिंक कि आना चाहिए, करेक्शन विंडो ओपन होगा CSAS का। वंस आपका मेरे को लगता है कि आंसर किया जाएगा, उसके बाद मेरे को लगता है कि आपका करेक्शन विंडो ओपन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट पे आ जाओ, कैन वी अपलोड डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स विदाउट सेल्फ अटेस्टिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्फ अटेस्टिंग होता क्या है। देखो यार, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं कि क्लास 10th का आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगा ही होगा, सभी के पास होता है, ठीक है, वो आपने कलेक्ट कर लिया होगा स्कूल से। तो ये मेरी मार्कशीट है क्लास 12th की, ठीक है, मैंने क्लास 12th का एग्जांपल लिया है। आपके पास अगर क्लास 12th का मार्कशीट नहीं आया तो आप डिजी लॉकर वाला यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट चलेगी। अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डिजी लॉकर वाला एक्सेप्टेबल है। देन अब सुनो, सेल्फ अटेस्टिंग क्या करना है, कैसे करना है। जो भी आपके पास मार्कशीट है, ठीक है, उस मार्कशीट का आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी कराना है, कलर फोटो कॉपी। कलर कंजूसी मत करना कि ब्लैक एंड व्हाइट करा दिया, ठीक है, कलर फोटो कॉपी आपको करानी है। एंड उसके बाद उस कलर फोटो कॉपी पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे आकृत कुमार लिख दिया था, एंड सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लिख देना है उसके नीचे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं एंड डिजी लॉकर वाली मार्कशीट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बाकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका आपको कलर कॉपी कराना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ये हरकत मत करते हैं ना, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे नहीं करना, फोटो कॉपी पे करना होता है। नेक्स्ट है कि क्या सेल्फ अटेस्ट करना ज़रूरी है। मैंने तो नहीं करा भाई सेल्फ अटेस्ट, तो क्या मुझे करेक्शन विंडो में सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे?
तो देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंफर्म करा है कि सेल्फ अटेस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी। आप करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट कर दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया विदाउट सेल्फ अटेस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट डाउट पे। नॉर्मलाइजेशन होगी इस बार इंग्लिश एंड जीटी में। देखो यार, नॉर्मलाइजेशन का सीन इस बार वापस आ चुका है। नॉर्मलाइजेशन यस होने वाला है नॉर्मलाइजेशन आपका। तो समझ लेते हैं कि यार नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी बोलेगा बल्ले बल्ले, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, यानी कि सबसे पहला शिफ्ट मान लेते हैं आउटसाइड दिल्ली वालों का था एंड दूसरा शिफ्ट था दिल्ली वालों का, ठीक है। ये 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, यानी कि उसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि CUET में भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। मान लेते हैं कि ये जो है आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली वालों का, इनका मार्क्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो टॉपर के मार्क्स, ठीक है, जो रैंक वन की बात कर रहा हूँ मैं, रैंक 1। तो वो जो बंदा है दिल्ली वाले थोड़े चालाक हैं, 200 में 200, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश में दिल्ली वालों के टॉपर का 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आता है, ठीक है। 200 में 200 आ गए। आउटसाइड दिल्ली वालों का जो टॉपर था, जो बेस्ट मार्क्स था, जो रैंक 1 था, उसके नंबर बनते हैं 194। उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया एंड कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके 200 में 200 बन रहे। आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। आउटसाइड दिल्ली में टॉपर कौन था, 194 मार्क्स वाला। दिल्ली का टॉपर कौन था, 200 मार्क्स वाला। तो इसके हिसाब से परसेंटाइल कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। दोनों के ही परसेंटाइल 100 परसेंटाइल होने वाले हैं। तो आप बोलोगे भैया ये कैसे हो गया, इसके मार्क्स तो 194 हैं, इसके 200 हैं, तो दोनों के 100 परसेंटाइल कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 100 परसेंटाइल डज नॉट मीन कि आपके नंबर फुल है। 100 परसेंटाइल का ये मतलब नहीं होता कि आपके नंबर फुल है। 100 परसेंटाइल का ये मतलब होता है कि आपका जो शिफ्ट का एग्जाम हुआ, जैसे कि आउटसाइड दिल्ली वालों का जो एग्जाम हुआ, उसके शिफ्ट के आप टॉपर हो, तो इसका मतलब होता है कि आपके 100 परसेंटाइल बन रहे हैं। इसी हिसाब से मैं अगर सेकंड टॉपर की बात करूं, यहाँ पे मैं सेकंड टॉपर की बात करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड टॉपर आउटसाइड दिल्ली ये जो है, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली, यहाँ पे इसके नंबर बनते हैं 188। इसने 2 गलत कर दिए, तो और इससे ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं था, तो मैं मानता हूं कि ये सेकंड टॉपर हो गया। एंड वही दिल्ली वालों की बात करूं तो सेकंड टॉपर के 194 आ रहे, उसने एक ही मिस्टेक करी है। तो दोनों का परसेंटाइल सेम होने वाला है, दैट इज 99 परसेंटाइल। जी हाँ, सेम परसेंटाइल, इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स, और कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन बहुत सिंपल मैनर में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, क्यों नंबर चेंज होने के बावजूद भी आपका परसेंटाइल सेम हो सकता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। एंड नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे होता है ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एंड होने वाला है या नहीं होने वाला। तो जी हाँ, होने वाला है नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट डाउट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज, भैया अगर मैंने CUET के फॉर्म पे कैटेगरी जनरल भरी थी, अभी मैं DU के CSS पोर्टल पे EWS फिल कर सकता हूं या नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने जनरल भर दिया था CUET में, जनरल भर दिया, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CSAS में आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप OBC कैटेगरी के थे तो शेड्यूल कास्ट में आ जाओगे, नहीं, ऐसा खतरनाक कैटेगरी चेंज मत करना। कैटेगरी से मतलब है कि आप जनरल पे थे, आप जनरल से EWS डाल सकते हो, जनरल से आप SC ST में डाल सकते हो, जनरल से OBC NCL में डाल सकते हो। तो ये सब कैटेगरी चेंज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, डियर कैंडिडेट, यस द कैटेगरी कैन बी चेंज इन द CSS पोर्टल एक्सेप्ट द PWD कैटेगरी। अगर आपने CUET में PWD नहीं भरा तो आप CSS में PWD नहीं भर पाओगे, बस यही इसमें प्रोविजन है। बाकी आप कोई भी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, काफ़ी लोगों का था एंड अभी क्लियर हो गया।
नेक्स्ट फेज 2 कब ओपन होगा? तो फेज 2 होता क्या है, फेज 2 में आप प्रेफरेंस भरते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये प्रेफरेंस लिस्ट भरना। ढंग से भरोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, गलत भरोगे तो पता नहीं कहाँ फेंकाओगे, तुम ऑफ कैंपस जाओगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट होता है फेज 2 में, ठीक है। तो फेज 2 कब ओपन होगा? अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर के टाइमलाइन के हिसाब से बात करूं, तो देखो यार, आपका फेज 2 जैसे कि ये आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाता है, उसके 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि आपका स्कोर कार्ड आता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात कर रहा हूँ, आंसर की नहीं, फाइनल स्कोर कार्ड। फाइनल स्कोर कार्ड अगर आपको 1 जुलाई को आ जाता है तो लगभग 3 जुलाई से आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट यानी कि CSAS पोर्टल फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, मैं लास्ट ईयर के टाइमलाइन के हिसाब से आपको ये डेट बता रहा हूँ, टेंटेटिव डेट मान लो इसे। नेक्स्ट आउट पे आ जाओ, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा नॉर्थ कैंपस दिलवा देगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता क्या है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रोविजन निकाला है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का, एंड इसमें क्या है कि एक सीट इन एवरी प्रोग्राम ऑफ एवरी कॉलेज, यानी कि SRCC की बात करूं तो SRCC में बीकॉम ऑनर्स के लिए एक सीट जो है रिजर्व होगी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के हिसाब से, एक सीट। एंड वही मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ आपका होता है इको ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो इको ऑनर्स में भी एक सीट आपको मिलेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंडर, ठीक है। तो एक सीट ही रिजर्व होती है, ये भी मेरिट बेस्ड ही है, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ कि किस किस पे एप्लीकेबल है। देखो, आप अपने पेरेंट्स के एक लौते चाइल्ड होने चाहिए, एक लौते गर्ल चाइल्ड, फीमेल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, आपके कोई सिबलिंग नहीं होने चाहिए, तो आप इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, क्या सिस्टम है, कैसे कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। एक एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा दिया हुआ है आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। इसमें क्या लिखा है, फॉर क्लेमिंग एडमिशन इन दिस कैटेगरी द फादर मदर गार्जियन शैल हैव टू सबमिट एफिडेविट सेल्फ अटेस्टेड टू दिस इफेक्ट डली अटेस्टेड बाई, इतने सारे दिए हुए पोस्ट, इन में से किसी से भी आप सिग्नेचर करा लो, आप स्टैंप ले लो, एंड उसके बाद ये एक फॉर्म ऑफ एफिडेविट भरना है। यहाँ पे नेम ऑफ पेरेंट, फादर मदर गार्जियन ऑफ मिस, अपना नाम लिखना है, अपना फुल एड्रेस, एंड दैट मिस अपना नाम, born on this date is the only single girl child of the deponent, यानी कि आप अपने पेरेंट या गार्जियन के एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, आपके कोई सिबलिंग नहीं है, तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। द डिपोनेंट हैज नो लिविंग फीमेल चाइल्ड अदर देन द अबव वन, फीमेल या मेल चाइल्ड आपकी कोई भी सिबलिंग नहीं होने चाहिए जो जिंदा हैं, ठीक है। एंड ये आपको एक सेल्फ एफिडेविट करवाना है, इस पे इन सब में से किसी से भी आप एक साइन करा लोगे तो आपका ये एफिडेविट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। यही है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। नेक्स्ट आ जाओ, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया तो क्या डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? तो देखो यार, आप CUET में डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते थे, लेकिन CSAS की बात करूं तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है नो अंडरटेकिंग इन ल्यू ऑफ इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कोई भी अंडरटेकिंग कि मेरे पास जब आएगा तब मैं दे दूंगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट से जो भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है जुगाड़ करवा लो एंड उसको फटाफट से डाल दो CSAS पोर्टल में। नेक्स्ट आ जाओ, कैन आई गेट ऑफर फ्रॉम मोर देन वन कॉलेज? तो यार ये देखो फेज 2 की बात हो गई है, CSAS पोर्टल फेज 2 की बात, कि जब आप प्रेफरेंस भरोगे, लिस्ट आ जाएगी, रैंक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपका सीट एलोकेट होगा, तो क्या मुझे 2 सीट एक साथ अलॉट हो सकता है, यानी कि मुझे 2 कॉलेज से क्या ऑफर आ सकता है? तो इसका आंसर है सिंपली नहीं। आपके प्रेफरेंस बेस्ड, आपके स्कोर के बेस्ड, आपके कैटेगरी के बेस्ड पे आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, एंड वो फर्स्ट राउंड में आपको एक कॉलेज अलॉट होगा एंड उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे तो आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 के लिए वेट करोगे। राउंड 2 में भी नहीं अच्छा लगा कॉलेज जो मिल रहा है आपको, यानी कि एक कॉलेज मिलता जाएगा। राउंड 2 में अच्छा नहीं लगा, राउंड 3 के लिए वेट करोगे, फिर स्पोर्ट्स राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड होते हैं, कई सारे राउंड्स होते हैं,
तो आपको रुकना पड़ेगा उन सारे राउंड्स के लिए। आपको 1 एट अ टाइम कॉलेज अलॉट होगा, 2 कॉलेज से एक साथ ऑफर नहीं आ सकता, ठीक है। बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ड ऑन योर स्कोर, बेस्ड ऑन योर कैटेगरी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सो सारे डाउट्स यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए, जितने भी बेसिक थे, कॉमन थे, मैंने सारे के सारे डाउट्स अभी को क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगा उसको भी आंसर कर दूंगा। एंड अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फिल करना है मुझे फॉर्म CSAS का, तो आप यहाँ पे कमेंट में बता दो कि भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप एक डिटेल्ड वीडियो बना दो कि क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बता देना, ताकि हम उसको फॉलो करके अपना CSAS का फॉर्म फिल कर दें। तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपसे अब तुरंत मिलता हूं SRCC में।